नमस्कार दोस्तों, वन वीक स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बीए सेकंड ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण सवालों के साथ में वन वीक सीरीज आप सभी के सामने पेश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे सेकंड ईयर की ज्योग्राफी को, जिसमें पार्ट नंबर 5। इससे पहले इन 4 पार्ट बन चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर बीए सेकंड पार्ट ज्योग्राफी का देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे अन्य पार्ट। आज की क्लास में पार्ट नंबर 5 क्लास चल रही है। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर दें। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल पर पहली बार है और अपनी वन वीक सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं इसी प्रकार वन वीक सीरीज आप सभी के सामने हिंदी साहित्य की भी पेश करता रहता हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में 105वें सवाल से क्लास रहेगी। हमने पिछली पार्ट नंबर 4 में 104 सवालों तक कंप्लीट अध्ययन कर चुके थे। आज की क्लास 105वें सवाल से रहेगी। सवाल क्या कह रहा है कि नार्डिक प्रजाति पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी। नार्डिक कौन सी प्रजाति? इसमें वैसे सेकेंड ईयर में प्रजातियों के बारे में भी फर्स्ट पेपर आपके वैसे 3 पेपर होते हैं। इसमें फर्स्ट पेपरों में प्रजातियों के बारे में कोई ना कोई आपके एग्जाम में सवाल आ जाएगा। दोस्तों, आप विश्वास के साथ में यहाँ से पढ़िएगा वन वीक सीरीज को। ये 2018 में आया हुआ सवाल है, जो कि अति महत्वपूर्ण सवालों में इसको अति महत्वपूर्ण सवालों की श्रेणी में से ले सकते हैं। दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। जो भी इस बीए सेकंड ईयर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, आप भी उसे उसके साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को ऑनलाइन माध्यम से घर बैठा अपने अध्ययन को बना सके। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं कि नार्डिक प्रजाति के बारे में पढ़ रहे थे हम। नार्डिक प्रजाति मध्यम आकार के सिर वाली होती। नार्डिक प्रजाति शीर्षस्थ सूचकांक 78 से 82 के मध्य होता है। दोस्तों, मध्यम आकार के सिर वाली ये कौन सी प्रजाति होती? मध्यम आकार के सिर वाली होती नार्डिक शीर्षस्थ सूचकांक 78 से 82 के मध्य। इसमें शीर्षस्थ सूचकांक होता है। इसके बाल मध्यम आकार के सिर वाली ये प्रजाति होती है। इसका सिर मध्यम आकार का होता है, न बड़ा ज्यादा होता है, न छोटा होता है। मध्यम आकार का नार्डिक प्रजाति का सिर होता है और इसके बाल है वो लहरदार एवं ऊर्ध्वाधर आकार के छोटे अंडे के समान होते हैं। दोस्तों, इस नार्डिक प्रजाति की विशेषता है उसकी वेशभूषा है, उसका आकार है, रंग रूप है। उसके बारे में लिखना है कि नार्डिक प्रजाति कौन से क्षेत्रों में रहती है, उसका आकार, रंग रूप, व्यवहार, उसके बारे में। तो मध्यम आकार के सिर वाली होती थी। और इसके बालों की बात करें तो ये लहरदार एवं ऊर्ध्वाकार छोटे अंडे के समान लहरदार, इस प्रकार लहरदार घुंघराले नुमा एक छोटे अंडे के समान, इसे घुंघराले छोटे अंडों के समान इसके बाल होते थे। नाक लंबी होती थी। इन नार्डिक प्रजाति के लोग हैं, उनकी नाक है वो लंबी होती थी, आगे से नुकीली होती थी। इस नार्डिक प्रजाति के लोग होते थे, इसकी नाक लंबी और आगे से नुकीली होती थी। चेहरा चपटा होता था, इस मोटा नहीं होता, एकदम चपटा होता था। उनका चेहरा कैसा होता? चपटा होता था, एकदम मिला हुआ। और त्वचा का रंग गोरा होता। कैसा था? गोरे लोग होते थे, बिल्कुल। ये अंग्रेजों के टाइप के नार्डिक प्रजाति के लोग होते थे, वो गोरे थे। उसका रंग रूप की बात करें तो वो गोरे लोगों की श्रेणी में आते थे। और भूरा व गुलाबी, भूरे रंग के भी होते थे कोई और गुलाबी रंग के भी। कद लंबा होता है। दोस्तों, इस प्रजाति का, नार्डिक प्रजाति की बात करें तो इसका कद यानी इसकी हाइट की बात करें तो ये बहुत ही लंबे लोग होते थे। शरीर ससंगठित होता था। दोस्तों, अगर हम मानव प्रजाति की बात करें, हमारी बात करें, मध्यम वर्ग, न तो ज्यादा मानव प्रजाति कोई ज्यादा हाइट में आती है और न ही बिल्कुल लो में आती है। वैसे इसका कद न तो छोटा होता था, न ही बड़ा होता था। वैसे नहीं, मानव प्रजाति का कद है वो एकदम मध्यम प्रकार का होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसका कद की बात करें, नार्डिक प्रजाति लंबा कद होता था, घुंघराले बाल होते थे, घुंघराले बाल, और मध्यम आकार के सिर होते थे। और इसका सिर है, इसका जो माथा है वो एकदम चपटा टाइप होता था, वो गोल नहीं होता, चपटा टाइप इसका माथा होता था। शरीर सुसंगठित होता, एकदम हष्टपुष्ट होते थे। और यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में इस प्रजाति का निवास है। यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में, यूरोप देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तर और पश्चिम भाग में इस नार्डिक प्रजाति का आवास है। दोस्तों, 106वां सवाल आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं। सवाल क्या कह रहा है कि प्रजाति की जैविकीय या फिर प्राणी शास्त्रीय संकल्पना। प्रजाति
हमने खूब सारी प्रजातियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं वैसे पहली क्लासों में प्रजातियों के बारे। तो प्रजाति, कोई भी प्रजाति, उसकी जैविकी और प्राणी शास्त्रीय संकल्पना क्या है? उसकी जैविकी यानी उसके जीवन जीने की, और उसकी प्राणी शास्त्र यानी प्राणियों के प्रति व्यवहार, उसके बारे में प्राणी शास्त्र, और उसकी जैविकी जीवन जीने की क्रिया, उस प्रजातियों की जीवन जीने की क्रिया और प्राणी शास्त्र की संकल्पना के बारे में क्या है, उसकी क्या संकल्पना है उसके बारे में लिखना है कि वैज्ञानिकों और मानव शास्त्रियों के अनुसार, वैज्ञानिकों, खोज करने वाले वैज्ञानिकों और मानव शास्त्रियों, मानव के जो विद्वान थे, मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजाति एक जैविकीय या फिर प्राणी शास्त्र संकल्पना। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार जो मानव प्रजाति है वो जैविकीय प्राणी शास्त्र संकल्पना। कैसे जैविकीय प्राणी शास्त्र संकल्पना है? इसके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आकार पर विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना गया। दोस्तों, इसके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर, कौन से लक्षणों? शरीर के लक्षणों के आधार पर विशिष्ट समूह की जो प्रजाति होती है, विशिष्ट समूह की प्रजाति, जिसके शारीरिक लक्षण समान हो, जिसके शारीरिक लक्षण समान हो, ऐसी प्रजाति को स्पेशल रूप से प्रजाति के समूह में रखा जाता था। दोस्तों, ऐसा मानवों का समूह जिसके एक प्रकार के शरीर के लक्षण होते हैं, एक प्रकार के दिखते हैं, उस समूह को प्रजाति कहा जाता था। यानी कि इसका एक संकल्पना दी गई, यानी प्रजाति की संकल्पना क्या हुई कि एक जैसे दिखने वाले लोगों का समूह, उसे प्रजाति कहा जाता है। बस यही इसका मतलब है। और इसकी खोज वैज्ञानिकों और मानव शास्त्रियों के द्वारा की गई, और ये मुख्य रूप से जैविकीय और प्राणी शास्त्र संकल्पना के आधार पर ये बताया गया। दोस्तों, अगला सवाल है 107वां सवाल। क्रोबर के अनुसार प्रजाति क्यों परिभाषित की? क्रोबर कोई विद्वान है, उसके अनुसार प्रजाति क्या है, उस प्रजाति की परिभाषा क्या? अभी हमने पढ़ी कि जो शारीरिक लक्षणों से समान ग्रुप होता है उसे प्रजाति कहा जाता है। तो इसी प्रकार क्रोबर नामक विद्वान ने एक प्रजाति की परिभाषा दी कुछ इस प्रकार है। क्रोबर के अनुसार प्रजाति के एक प्रमाणित प्रजाति है वो एक प्रमाणित प्राणी शास्त्र अवधारणा। क्या है? प्रजाति है वो एक प्रमाणित प्रमाणित प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, एक धारणा है। यह एक समूह है। क्रोबर के अनुसार प्रजाति है वो एक प्रकार का समूह है जो वंशानुक्रम वंश या प्रजाति गुण अथवा उप समूह द्वारा जुड़ा रहता है। दोस्तों, ये प्रजाति है वो प्रजाति क्रोबर के अनुसार एक वंशानुक्रमण होता है। वंश, एक वंश से दूसरे वंश में प्रवेश करना वंशानुक्रमण कहलाता है। तो ये वंशानुक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली ये प्रजाति है, और इसका वंश, इसकी प्रजाति और इसकी गुण, यानी वो गोरे है, काले है, उसकी बोली कैसी, उसकी भाषा कैसी, उसके गुण अथवा उप समूह द्वारा जुड़ा होता है। दोस्तों, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं जिसमें उसके समूहों में गुण समान होते हैं, प्रजाति गुण समान होते हैं, वंशानुक्रम समान होते हैं। ऐसे जो समूह होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है कौन? प्रजाति समूह। और सामाजिक सांस्कृतिक इसकी धारणा नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इसकी धारणा है वो नहीं है। दोस्तों, अगला सवाल है 108वां सवाल आप सभी के सामने पेश हो रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि क्रोबर के अनुसार मानव प्रजाति में शारीरिक लक्षणों में बदलाव के कारण बताइए। क्रोबर के अनुसार, क्रोबर नामक कोई अभी मैंने पढ़ा कि क्रोबर विद्वान है, इसके अनुसार मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में बदलाव किस प्रकार आता है, उसके कारण बताने क्यों आता है कि क्रोबर के अनुसार अंतरजातीय विवाह, क्रोबर के अनुसार अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय यानी अलग अलग जातियों में, अलग अलग समूहों में, जैसे ये अलग समूह है जिसके अलग गुण है, अलग रूप है, रंग है, और ये अलग समूह है, रंग है, रूप है, अलग अलग जाति। ये मान लो कि हमारी जाति के अनुसार ये भी अलग जाति का है और ये भी अलग जाति का पुरुष है। तो अलग जाति की स्त्री और अलग जाति के पुरुष के साथ में जब शारीरिक लक्षणों के समय, अलग जाति के पुरुष और अलग जाति की स्त्री के साथ में जब विवाह होता है, प्राकृतिक चयन होता है। कैसा चयन होता है? प्राकृतिक चयन होता है। प्राकृतिक वातावरण के कारण मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों, प्राकृतिक वातावरण के कारण, उन विवाह के कारण, उस अलग अलग गुणसूत्रों के मिलने के कारण जो शारीरिक लक्षणों में समय के साथ बदलाव आ जाता है। दोस्तों, गुणसूत्रों में परिवर्तन होता है जब अलग अलग जातियों के समूहों को आपस में विवाह किया जाता है, अंतरजातीय विवाह किया जाता है, वो प्राकृतिक चयन किया जाता है। प्रकृति का, जैसी प्रकृति में आप रहेंगे, आप गर्म प्रकृति में रहते हैं तो आने वाली संतान भी गर्म
परिस्थिति में रहने योग्य बनेगी। अगर आप वैसे ठंडे इलाकों में रह रहे, अगर आपका विवाह ठंडे इलाकों में हुआ है तो जो भी आने वाली संतति होगी वो भी ठंड में रहने योग्य, अपने शरीर को अनुकूलन बनाने योग्य शरीर को मजबूत करके जन्म लेगा। तो इसी प्रकार प्रकृति का चयन, अंतरजातीय विवाह और प्राकृतिक वातावरण, प्रकृति का जो भी वातावरण, अभी मैंने कहा सर्दी गर्मी, या फिर आप सर्दी ठंडे इलाकों में रहते हैं, गर्मी इलाकों में रहते हैं, यानी प्राकृतिक वातावरण और के कारण मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में जो बदलाव आ जाता है, यही बदलाव क्रोबर के अनुसार मानव जातियों के शारीरिक लक्षणों में बदलाव के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं 109वां सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि गिल ग्रंथि के अकर्णमय होने के कारण, गिल ग्रंथि कौन सी ग्रंथि? गिल ग्रंथि के अकर्णमय होने के कारण मनोलियन प्रजाति के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? ग्रिल ग्रंथि, ये कोई ग्रंथि है कि अकर्मणय होने के कारण मंगोलीय प्रजाति उसके लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके अकर्मणय हो गया, कोई ग्रंथि है, हमारे शरीर की ग्रंथि है, इसका अकर्मणय हो गया। क्या हो गया? अकर्मणय हो गया है। और इस अकर्मणय होने के कारण मंगोलियम प्रजाति है, मंगोलियम जो प्रजाति है उसके लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव के बारे में लिखना है कि गल ग्रंथि के कर्मणय होने के कारण मंगोलियम प्रजाति के लोगों की नाक और चेहरा चपटा और ललाट उभरा हुआ हो गया, कद मोटा हो गया। दोस्तों ये गल ग्रंथि, वैसे साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे कि हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में जो कि हार्मोन का स्रावण करती है। इसी प्रकार की ग्रंथि है गल ग्रंथि। ओके, तो इस गल ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है और इस गल ग्रंथि का अक्रमणय हो गया, यानी इसका क्षय हो गया, ये टूट गई है। इस ग्रंथि के अक्रमणय होने के कारण मंगोलियन प्रजाति है, मंगोलियन देश में रहने वाले, मंगोलियन इलाकों में रहने वाली प्रजाति है, लोग है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो गल ग्रंथि के टूट जाने के कारण, अक्रमण हो जाने के कारण, सह होने जाने के कारण इनके लोगों में, इस प्रजाति के लोगों में नाक है, लोगों की नाक है और चेहरा है वो चपटा हो गया है, नाक और चेहरा चपटा हो गया है, ललाट है वो उभर गया है, उसका ललाट है, उसका सिर है वो उभर गया, इस प्रकार उभर गया है और उसकी नाक है वो बिल्कुल चपटी हो गई है और तथा कद नाटा हो गया, वो छोटे छोटे ठिकने रह गए इस गल ग्रंथि के टूट जाने के कारण, सही हो जाने के कारण। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं 110वां सवाल आप सभी के सामने पेश है। क्या सवाल क्या कह रहा है कि टेलर ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? टेलर नामक वैज्ञानिक ने मानव की प्रजातियां हैं, अलग अलग मानव की प्रजातियां होती है, उस प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है उसके बारे में लिखना है कि टेलर ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण बालों की बनावट के आधार पर और मानव के कपाल सूचकांकों के आधार पर किया। दोस्तों वैसे हमारे देश के, भारत देश के लोगों और अमेरिका देश के लोगों में देखा जाए, दोनों देशों में हम डिफरेंस की बात करें, उसके लोगों की रंग रूप बनावट, वैसे शरीर की बात करें तो उसमें आपने उन अंग्रेजी लोगों के गालों को देखा होगा। दोस्तों हम व्यक्ति को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो किस देश का है, हमारे भारत देश का है या फिर किसी और देश का, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। दोस्तों ये कारण यही है क्योंकि वो वातावरण के हिसाब से होता है, जैसा वातावरण होगा, जिस वातावरण में लोग रह रहे उस वातावरण के हिसाब से उसकी शरीर की रंग रूप बनावट होगी। इसी प्रकार यहाँ पर टेलर ने प्रजातियों का वर्गीकरण है वो उसके बालों के आधार पर, उसके बालों को देखकर एक समूह बना लिया, यानी इस ग्रुप में इस प्रजाति में बाल है वो एक जैसे, और उसके कपाल, इस ग्रुप में बाल और कपाल एक जैसे, इसमें कपाल एक जैसे, इसमें बालों का एक जैसे, सूचकांकों के आधार पर किया। बालों और कपाल, उसके माथे को देखा और उसके बालों को देखा, एक घुंघराले बाल है तो भी अलग प्रजाति है, और कपाल है वो उभरा हुआ है तो भी अलग प्रजाति है, कपाल एकदम मीडियम उभरा हुआ है तो भी अलग प्रजाति है। इस प्रकार टेलर ने मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया। अगला सवाल लेते हैं कि मानव प्रजाति का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने? मानव प्रजाति का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? विद्वान बर्नियर ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था? सर्वप्रथम मानव प्रजाति का वर्गीकरण है वो बर्नियर के द्वारा किया गया था। आप सभी जानते भी होंगे कि बर्नियर के द्वारा 1684 ईस्वी में, कब किया था? 1684 ईस्वी में बर्नर के द्वारा मानव प्रजातियों का
वर्गीकरण किया गया। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं, 112वां सवाल लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल? क्या कह रहा है कि प्रजातियों के मिश्रण से उत्पन्न किन्हीं दो नई प्रजातियों के नाम लिखिए। दो प्रजातियां, दो अलग अलग प्रजातियां, ये भी प्रजाति है और ये भी प्रजाति है। दो प्रजातियों के मिश्रण, इन दोनों के मिश्रण से जो प्रजाति उत्पन्न किन्हीं दो नई प्रजातियों, किन्हीं दो यानी दो अलग अलग प्रजातियां थी और उसके मिश्रण हुआ, जब उसका विवाह हुआ, यानी विवाह हम कह सकते हैं, मिश्रण कब होगा? जब विवाह होगा, जब अलग अलग प्रजातियां, ये भी प्रजाति ये भी प्रजाति, जब इसका विवाह हुआ या फिर इसका मिश्रण हुआ, तब इस मिश्रण से जो उत्पन्न प्रजाति है उस प्रजाति का नाम लिखिए। उस प्रजाति का नाम, यानी दो अलग अलग प्रजातियों के मिश्रण से जो अलग प्रजाति बनी, उस प्रजाति के बारे में बताना है कि प्रजातियों के मिश्रण से उत्पन्न दो नई प्रजातियां, मेस्टिनो प्रजाति और जंबू प्रजाति। मेस्टिनो प्रजाति और जंबू प्रजाति है वो ऐसी प्रजाति, मेस्टिनो प्रजाति और जंबू प्रजाति ऐसी प्रजाति है जो अलग अलग प्रजातियों के मिश्रण से, यानी उसके विवाह से एक अलग जाति उत्पन्न हुई, अलग प्रजाति उत्पन्न हुई। वो कौन सी है? मेस्टिनो और जंबू। मेस्टिनो जनजाति इंडिया एवं यूरोप लोगों से संबंधित है। इंडिया और यूरोप लोगों से संबंधित कौन सा है? मेस्टिनो जनजाति। और जंबू है वो ग्रीनो, निग्रो और इंडियंस मिस्र के देशों के द्वारा ये पाई जाती है, इन देशों में पाई जाती है। जो कि जंबू जाति है वो अलग अलग प्रजातियों के मिक्सर से कौन सी है? मेस्टिनो और जंबू। याद रह जाएगी, मेस्टिनो और जंबू। कैसा? जंबू, मेस्टिनो जंबू, ये दोनों कैसी प्रजातियां हैं? मिक्सर से बनी है, अलग अलग प्रजाति। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव जाति का उद्भव कब, कहाँ और क्यों हुआ? ग्रिफिथ टेलर विद्वान है। ग्रिफिथ टेलर आप सभी ने नाम भी सुना होगा कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव जाति है, कौन सी जाति? मानव जाति है, हमारी जाति है, उसका उद्भव कब, किस समय, कहाँ, कौन सी जगह, क्यों, मानव जाति का उद्भव क्यों हुआ है, इसके बारे में ग्रिफिथ टेलर ने क्या बताया उसके बारे में लिखना है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव जाति का उद्गम मध्य एशिया में। कहाँ पर हुआ? मध्य एशिया में। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव का उद्गम मध्य एशिया में। कौन से एशिया में? मध्य एशिया में हुआ है, कि स्टेपी प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और क्योंकि वहां जलवायु गर्म थी, गर्म जलवायु में, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार गर्म जलवायु में मध्य एशिया में मानव का जन्म हुआ है। ओके, अगला लेते हैं सवाल, 114वां सवाल है कि जनसंख्या घनत्व क्या है? आप सभी जानते भी होंगे, ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व एक ऐसा बैरोमीटर है, जनसंख्या घनत्व एक ऐसा बैरोमीटर होता है जिसके द्वारा मनुष्य और भूमि के निरंतर परिवर्तन संबंधी की सूचना मिलती है। दोस्तों इस जनसंख्या घनत्व के द्वारा एक ऐसा बैरोमीटर होता है, ये जनसंख्या घनत्व ऐसा बैरोमीटर होता है जो मनुष्य और भूमि, ये मनुष्य और भूमि के निरंतर परिवर्तन, मनुष्य की बढ़ोतरी और भूमि की घटोतरी, भूमि तो बढ़ती नहीं मनुष्य बढ़ता है, तो भूमि मनुष्य की बढ़ोतरी और भूमि की घटोतरी, इसमें परिवर्तन होता है। मनुष्य पहले नॉर्मल थे, बाद में मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि हुई, यानी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, और जनसंख्या में परिवर्तन हुआ तो जमीन की कमी पड़ी, तो जमीन मतलब ये भी परिवर्तन तो हुआ ना, तो संबंध की सूचना मिलती है। किसी प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, किसी प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या और उस प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात को। दोस्तों इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। वैसे ये कोई एरिया है, ये कोई क्षेत्र है, इसमें रहने वाले लोगों की संख्या, इस एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या और इस प्रदेश के आपस में अनुपात है, इस प्रदेश का आपस में अनुपात है। इस अनुपात को जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। कौन से घनत्व? जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं, 115वां सवाल लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल? क्या कह रहा है कि पोषण घनत्व क्या है? पोषण घनत्व, कौन सा घनत्व? पोषण घनत्व क्या है, इसके बारे में लिखना है कि जिस घनत्व में खेती की योग्य फसलों के क्षेत्रफल और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या का विचार किया है। दोस्तों पोषण घनत्व आप सभी समझ गए होंगे कि किसी क्षेत्र में पोषण की मात्रा की भरपाई करना, वैसे हम कह सकते हैं। तो जिस घनत्व में खेती की योग्य फसलों, वैसे ऐसे नहीं है पोषण का घनत्व किसी क्षेत्र में, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जिस घनत्व में खेती की योग्य फसलों के, खेती योग्य जो भी फसल है उसका क्षेत्रफल
क्षेत्रफल का और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है, वह पोषण घनत्व। किसी क्षेत्र में फसल उगाई गई है, उस फसल उगाई गई है तो उसमें लोगों की संख्या और फसल की मात्रा की संख्या का जो अनुपात होता है उसे पोषण घनत्व, उसका घनत्व उस पोषण घनत्व के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से इसे आप देखकर भी ज्योग्राफी को स्टूडेंट हो यार खुद पर तो इतने तो सवाल तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। एक बार देखने की जरूरत है कि किसी क्षेत्र में खेती योग्य फसल है, खेती योग्य जो भी फसल है उसका और उस प्रदेश के समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है। दोस्तों उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या का विचार किया जाता है किसके साथ में, किसके समक्ष, किसके संपर्क में, किसके उस फसल के क्षेत्रफल के हिसाब से। ओके, अगला है 116वां सवाल आप सभी के सामने पेश हो रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि विश्व के किन्हीं 4 जनशून्य क्षेत्रों के नाम, विश्व के किन्हीं 4 जनशून्य क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां पर जनसंख्या बिल्कुल शून्य है ही नहीं, जनसंख्या शून्य मात्रा में जनसंख्या रहती है। विश्व के कोई शहरी स्थल बताने हैं, जगहों के नाम बताने। साइबेरिया का टुट्रा प्रदेश, कौन सा? साइबेरिया का टुट्रा प्रदेश, ये ऐसा प्रदेश है जहां पर कोई लोग नहीं रहता है। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल में भी कोई लोग नहीं रहता, कोई भी मनुष्य, जनसंख्या बिल्कुल शून्य के बराबर है। और मेक्सिको का मैदानी भाग, मेक्सिको का मैदानी भाग है, यहाँ पर भी कोई नहीं रहता है। और पेटागोनिया पठार, पेटागोनिया में भी यहाँ पर भी कोई नहीं रहता है। अगला है 117वां सवाल है, जनविहीन क्षेत्र में निवासियों के मुख्य व्यवसायों को बताना। जनहीन, जिसमें लोग रहते ही नहीं है, जनहीन क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिसमें लोगों का स्थान नहीं है, लोगों का निवास स्थान नहीं होता है, उसे जनहीन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जनहीन क्षेत्रों के निवासियों के मुख्य जनहीन, जैसे कि हमारे नाम तो नहीं लेना है, वैसे किसी ऐसा क्षेत्र जैसे कि हमारे यहाँ पर जैसलमेर, जैसलमेर में बहुत ही कम मात्रा में लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पर वातावरण की दृष्टि से सही नहीं हो पाता है, मैनेजमेंट अनुकूलन सही नहीं होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या बड़ी कम पाई जाती है। यानी दूसरों की तुलना में देखें, दूसरे जिलों की तुलना में देखें तो हमारे जैसलमेर में बिल्कुल नहीं है। तो जनसंख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जनसंख्या विहीन है हमारा जैसलमेर, ठीक है, बिल्कुल कम जनसंख्या है। कि निवासियों की, जैसलमेर में निवासियों के मुख्य व्यवसाय, यानी कि जहां पर जनसंख्या कम होती है वहां पर कौन सा व्यवसाय होता है, ये सवाल कर रहा है कि जहां पर जनसंख्या कम होगी, जिस क्षेत्र में जनसंख्या कम होगी वहां पर कौन सी फसल उगाएंगे, कौन सा व्यवसाय करेंगे, कौन सा धंधा करेंगे, उसके बारे में पूछ रहा है सवाल, ठीक है। तो जनसंख्या विहीन क्षेत्र अर्थात ध्रुवीय और उपद्रवी, हमने जैसलमेर का उदाहरण लिया था केवल, ठीक है, हम समझने के लिए जैसलमेर का उदाहरण लिया है। बाकी यहाँ पर ध्रुवीय प्रदेशों की बात हो रही है, ध्रुवीय जहाँ पर बर्फ ज्यादा पड़ती है, ध्रुवीय प्रदेशों को, यहाँ पर लोग भी नहीं रहेंगे। अगर बर्फ ज्यादा पड़ेगी तो लोग कहाँ से रहेंगे, इस प्रकार। तो ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों में शिकार करना, ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों में शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु की खाल, बाल और मसूर एकत्रित करना, पशुओं को पकड़ना, भोजन ग्रहण करना। दोस्तों यहाँ पर बात क्या हो रही है कि शिकार करना, ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले यानी कम जनसंख्या क्षेत्र में रहने वाले लोग शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, पशुओं की खाल उखड़ते हैं और बाल और मसूर को एकत्रित करते हैं, पशुओं को पकड़ते हैं और भोजन का संग्रहण करते हैं, बहुत ही बड़ी मुश्किल से पशु चारण का कार्य भी करते हैं। और कहीं कहीं पर भरण पोषण, कृषि करना आदि, इसका भरण पोषण और कृषि, कुछ मात्रा में कृषि भी यहाँ पर इसका व्यवसाय, इसके व्यवसाय के भी शिकार करना, पशुओं के खाल को उखाड़ना, बाल मसूर को एकत्रित करना, पशुओं को पकड़ना, भोजन ग्रहण करने के लिए एकत्रित करना, पशु चारण करना और खेती करना भरण पोषण के लिए। इस प्रकार की खेती है वो जनसंख्या विहीन प्रदेशों में की जाती है। दोस्तों अगला सवाल है 118वां सवाल, जनसंख्या चक्र से क्या तात्पर्य? जनसंख्या चक्र, जनसंख्या का चक्र, जनसंख्या में परिवर्तन, आप सभी जानते होंगे। विश्व की जनसंख्या वृद्धि के विकास की अवस्था को जनसंख्या चक्र, विश्व की जनसंख्या, पूरे विश्व में हमारे भारत की बात कर ले, समझने के लिए हमारे भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत की जनसंख्या की वृद्धि का विकास है, वृद्धि के विकास की अवस्था है। हमारे भारत में जैसे जैसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, यानी पहले कम थी बाद में ज्यादा होगी, इसी प्रकार हम विश्व की बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो पहले की तुलना में आज ज्यादा जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, आप सभी समझते भी होंगे। तो इनकी अवस्था को जनसंख्या चक्र के नाम से, इस परिवर्तन की अवस्था है उसे जनसंख्या चक्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं,
अगला सवाल है 119वां सवाल है। कौन सा सवाल है? 119वां सवाल है। अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में अनुकूल यानी कि एक मैनेजमेंट तरीके से देखा जाए, यानी कि रहने की सुविधा, खेती करने की सुविधा, घर बनाने की सुविधा एकदम सफिशिएंट होती है, एकदम एवरेज होती है, अनुपात के तौर पर एवरेज होती है, उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। इसको देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार किसी देश में किसी समय पर एक ऐसी जनसंख्या होती है। इस सिद्धांत के, अनुकूलम सिद्धांत के अनुसार किसी देश में किसी समय पर, कोई देश है, किसी समय पर ऐसी जनसंख्या होती है, किसी देश में किसी समय पर, यानी कि 2023 का समय चल रहा है, तो हमारे भारत देश में 2023 में जिस प्रकार की जनसंख्या है, जितनी मात्रा में जनसंख्या है, जो उस देश की प्राकृतिक संसाधनों के पर्याप्त पोषण के लिए अनुकूल या फिर संगत होती है। दोस्तों, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे भारत देश में जितनी मात्रा में, एवरेज जितनी मात्रा में जनसंख्या है, जनगणना हुई नहीं है, नहीं तो मैं बता लेता। तो अभी जो जनसंख्या है, यानी कि ऐसी जनसंख्या है, ऐसे क्षेत्र में ऐसी जनसंख्या है जो जहां पर प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्त पोषण के लिए अनुकूल संगत होती है। दोस्तों, जिस देश में प्राकृतिक संसाधन, इतने लोग हैं, केवल इतने ही लोग हैं जिसको पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मिल जाते हैं और पोषण की सामग्री, खाने के लिए खाना भी मिल जाता है और रहने के लिए घर भी मिल जाता है, कोई कमी नहीं पड़ती है रहने के लिए, उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। यदि के घर भी नहीं मिल रहा है, रहने के लिए कोई धंधा भी नहीं मिल रहा, प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है, तो आप कौन सी जगह पर रहेंगे? यानी कि जनसंख्या अधिक होने के कारण आपको जगह नहीं मिल रही है, तो उसे कहते हैं जनसंख्या अनुकूल नहीं है। और जिस पर मिल जाता है, ऐसी जनसंख्या जहां पर संसाधन पर्याप्त मात्रा में, अनुकूलतम, पर्याप्त पोषण के लिए अनुकूल या फिर संगत होती है, या फिर उसके हिसाब से होती है, संगत होती है, यानी कि जो हमें चाहिए वो मिल जाता है, उसे अनुकूलन जनसंख्या कहते हैं। यदि जनसंख्या ज़्यादा होगी, जो चाहिए वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण भूमि भी कमी होगी, और भूमि की कमी होने के कारण लोग ज़्यादा होंगे, धंधा नहीं मिलेगा, और धंधा नहीं मिलेगा तो हमारे रहने के लिए वैसे जमीन चाहिए, मकान चाहिए, वो भी बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध होता है। दोस्तों, अगला सवाल अगली क्लास में रहेगा, क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली क्लास 120वें सवाल से रहेगी। आप अगर अंत तक बने रहें दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार आप सभी के सामने 1 वीक सीरीज पूरी की पूरी आप सभी के सामने पेश हो जाएगी। आप अंत तक बने रहे, साथ में बने रहे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।